जो अपन ऑर्गेनिक का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे लैब टेक्निक्स, है ना। और लैब टेक्निक्स में से ज्यादा सोचने का नहीं है आपको कि ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों। दो चीज याद रखनी है, कंसेप्ट क्या है, एग्जाम्पल क्या है। कंसेप्ट क्या है, एग्जाम्पल क्या है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, और ऐसा साल नहीं जब इसका क्वेश्चन नहीं आया। अभी जो जेईई मेंस हुआ उसमें खूब क्वेश्चन आए इससे, कोई साल नहीं जाता जब इसका क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन आता है। जिसको नहीं आता उसको नहीं आता, और जिसको आता वो टिक मारते आगे भाग जाता है। क्लियर है। आज तक कभी सिलेबस में मेंशन नहीं थे, फिर भी आता था। इस बार सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, तो आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो क्या पकड़ना है, कंसेप्ट एग्जांपल, कंसेप्ट। इससे ज्यादा सोचने का नहीं, इससे ज्यादा सोचने का नहीं। तो देखो बड़ा ध्यान से, सबसे पहले अपन पढ़ते थे कॉमन टेक्निक यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन। कि हमें सबसे पहले पढ़ना है कि वो टेक्निक्स, इसमें तीन पार्ट है बेटा। तीनों पार्ट में से पहला जो पार्ट अपने पास है वो टेक्निक्स परचेज, जिससे हमें सेपरेट करते हैं। जैसे हम जब रिएक्शंस करते हैं तो हम देखा वो दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो उन्हें सेपरेट करने का भी तरीका होता होगा। अरे बोलो। तो हमें सबसे पहले प्यूरिफिकेशन सेपरेशन, मतलब आपके पास क्या होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्या होगा बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें एक तो प्योर कंपाउंड होगा बेटा, और एक इसमें क्या होगा बेटा, इम्प्योर कंपाउंड। हमें उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें से कुछ प्योर और कुछ इम्प्योर है, कुछ इम्प्योरिटी होगी उसमें। उस इम्प्योरिटी को अलग करना है, उस इम्प्योरिटी को क्या करना है, अलग। इस अलग करने की कई टेक्निक्स है, उन टेक्निक को आराम से समझते हैं। क्लियर है। उनमें सबसे पहली जो टेक्निक अपने पास आती है बेटा वो है सब्लिमेशन। क्या है बेटा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बहुत सिंपल सी टेक्निक है। सब्लिमेशन सबको पता है, सॉलिड का डायरेक्ट किस में चला जाना है बेटा, गैस में चले जाना। अगर मान लो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें हमें पता है एक इम्प्योरिटी होती है बेटा, इम्प्योर कंपाउंड होगा, और एक उसमें क्या होगा बेटा, प्योर कंपाउंड होगा। हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हीट। और हीट करने से हम ये एज्यूम करेंगे कि भाई ये तभी वैलिड है जब या तो इम्प्योरिटी उठ जाए, या तो कौन उठ जाए बेटा, ये प्योर कंपाउंड। दोनों में से एक का सब्लिमाइन हो जाए। एक का क्या हो जाए, सब्लिमाइन। सॉलिड, सॉलिड से सीधे किस में चले जाए, गैस में। सॉलिड से सीधे किस में चले जाए बेटा, गैस में। तो मान लो आपका इम्प्योर जो प्योर कंपाउंड है वो यहाँ से गैस बना बेटा, उड़ के इधर आया, और इधर हमने इसको क्या करा लिया, कंडेंस। तो इम्प्योरिटी उधर रह गई, प्योरिटी इधर आ गई। तो क्या सब पहला मेथड सब्लिमाइन, सब्लिमेशन सबको समझ में आ गया बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट वन है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड किस कंसेप्ट पे काम करता है, वापस वही अपने पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक इम्प्योर कंपाउंड और एक प्योर कंपाउंड। आ रही बात समझ में। तो एक तो इम्प्योरिटी और एक प्योरिटी है। तो हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में घोलना है। किसी किस में घोलना है बेटा, सॉल्वेंट में। अब हम सॉल्वेंट की चॉइस इस तरह से रखेंगे कि उस सॉल्वेंट में इम्प्योरिटी ज्यादा घुलती हो। कौन ज्यादा घुलती हो बेटा, इम्प्योरिटी है वो ज्यादा घुलती है, प्योर कम घुलता हो। इस तरह की हमारी सॉल्वेंट की चॉइस होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है जब हम क्रिस्टलाइजेशन कंसेप्ट है कि सॉल्वेंट कैसा लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए जिसमें इम्प्योरिटी की सोल्युबिलिटी ज्यादा हो, प्योर कंपाउंड की सोल्युबिलिटी कम हो, एज कंपेरिजन टू इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी ज्यादा घुलनी चाहिए। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि हम अब सॉल्वेंट लेंगे बेटा एक, और उस सॉल्वेंट में क्या करेंगे बेटा, इस सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को घोलेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को घोलने से क्या होगा कि सर इम्प्योरिटी तो फौरन घुल जाएंगी। अरे बोलो। और जो प्योर कंपाउंड है वो नहीं घुलेगा, वो नीचे बैठा रहेगा, और इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी बेटा, फौरन घुल जाएगी। इम्प्योरिटी फौरन है, लेकिन देखो बेटा कोई चांस नहीं कि सारा घुल जाए, सारी इम्प्योरिटी घुल जाए। हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी नीचे रहेगी हो। तो देखो जैसे मान लो मुझे पहली बात तुम्हारी पूरी क्लास को अरेंज करना हो, एक तो तुम्हें मैं बैठे रहूं कि बेटा वो वाले टेबल आगे ले आओ, वो वाले पीछे ले जाओ, तो बहुत अजीब सा लगेगा। एक मैं पूरी क्लास को पहले बाहर निकाल दूं, और फिर एक एक को बुला बुला के अरेंज करके बिठाऊं, तो शायद ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट होगा। तुमने घर पे भी देखा ना, एक बार की सब बाहर निकलो, फिर पूरे से एकदम ढंग से अरेंज करते हैं, फिर पूरे वापस क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। फिर बोलो, दिवाली के टाइम पे तुमने सफाई करते समय देखा होगा मम्मी क्या करती है, पहले पूरा कमरा खाली करके बाहर फेंक देती है, फिर उसको वापस क्लीन करके फिर से वापस ऐसा करती है। ऐसा नहीं करती ना कि इधर से उठा के इधर कर दे, पहले पूरा कमरा ही खाली करती है। तो हम भी क्या करेंगे कि हमें नहीं पता इसमें कौन प्योर है कौन इम्प्योर, दिखता तो है नहीं। हमने कहा कि एक बार सबको घोल दो। अब कोई कहेगा सर सब कैसे घुलेंगे, घुलता तो सिर्फ इम्प्योरिटी वाली बात हुई थी कि आपने कहा इम्प्योर घुलना चाहिए, प्योर घुलना नहीं चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाने पे बड़े बड़े घुल जाते हैं। और बोलो, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मान लो ये टेम्परेचर अभी 30 डिग्री था, हमने टेम्परेचर बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया। कितना कर दिया, अब 60 डिग्री पे तो सब घुल जाएंगे, कोई प्योरिटी इम्प्योरिटी सब सॉल्वेंट में चले गए। सब किस में चले गए, अब नीचे कोई नहीं बचा।
अब हम कहेंगे कि लाइन वाइन नीचे आओ, तो आपको सर नीचे कैसे आए, खुल गए। हम टेम्परेचर को वापस 60 डिग्री से कितना ले आएंगे, 30 डिग्री। जैसे हम टेम्परेचर को 30 डिग्री लाएंगे तो प्योर कंपाउंड कहेगा कि मेरे को तो घुलना ही नहीं चाहिए था, मेरे को तो जबरदस्ती घोला है। मेरे को कैसे घोला है बेटा, जबरदस्ती, और मेरे को जबरदस्ती घोला तो मुझे वापस नीचे आना है। तो क्या सारा सारा प्योर कंपाउंड नीचे आके क्रिस्टलाइज हो जाएगा और इम्प्योरिटी अंदर रह जाएंगी। पानी से सॉल्वेंट कह कहाँ जा रहा है, ये रहा तू तो घुलना चाहता था ना, और सारा का सारा प्योर कंपाउंड नीचे आ जाएगा क्रिस्टलाइज फॉर्म में, जो हम पढ़ते थे केएसपी वाले कंसेप्ट में। अरे बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता था, फिर घटाते हुए नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता था। क्या समझ में आया क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। तो क्या है इस टेक्निक में कि इम्प्योरिटी ज्यादा घुलनी चाहिए, प्योर कंपाउंड कम घुलना चाहिए, फिर हम टेम्परेचर बढ़ा के प्योर कंपाउंड को ज्यादा घोल देते हैं और फिर हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने से प्योर कंपाउंड वापस क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज। This is the one of the most commonly used technique for the purification of solid organic compound. Is it based on difference in the solubility of the compound and the impurity in suitable solvent. Clear है, ये वही लाइन है। The impure compound is dissolved in solvent in which it is springly soluble at a room temperature, but appreciably soluble at a higher temperature. The solution is concentrated to get nearly saturated solution. Solution को तब तक बोलते हैं तब तक वो क्या ना हो जाए बेटा, saturated ना हो जाए. On the cooling the solution pure compound crystallize out. Pure compound तो क्या हो जाएगा, crystallize जो मतलब precipitate हो जाएगा। अब मान लो प्योर कंपाउंड तो प्रेसिपिटेट हो गया, तो इम्प्योरिटी कहाँ रहेगी बेटा, सॉल्वेंट में रहेगी। अरे बोलो, और सॉल्वेंट को बोलते हैं मदर लिकर। क्या बोलते हैं बेटा, मदर लिकर, मतलब मेन जो सॉल्वेंट क्या था, मदर लिकर मतलब मूल, आप क्या बोल सकते हो उसे, मात्र मात्र भी लिए, मात्र क्या बोलेंगे इसको, जो भी है तो मैं समझ गया ना। मदर लिक्विड मतलब जो मेन लिक्विड था उसी में रह गया, और जो है ये आपका क्या हो गया, नीचे प्रेसिपिटेट। ये क्या हो गया, नीचे प्रेसिपिटेट। क्या बात से बुक ले रहे, नीचे क्या हो गया बेटा, प्रेसिपिटेट। क्लियर है, आपका सारा सारा क्या हो गया बेटा, ये प्रेसिपिटेट हो गया और जो इंप्योरिटी ऊपर रहेगी। अब मैं इसे छानूंगा, वही छलने वाली बात है। जब हम चाय छानते हैं तो चाय पत्ती कहाँ रह जाती है, चाय किसमें रह जाती है बेटा, छलनी में। और नीचे लिक्विड में कौन चले जाता है, नीचे लिक्विड आता है सारा सारा। अरे बोलो, जिसे हम चाय बोलते हैं नीचे आ जाता है। तो बताओ इन दोनों में से फिल्ट्रेट कौन है, नीचे वाला। चाय फिल्ट्रेट है, चाय कौन है, वो चीज जो फिल्टर हो के आई है, वो चीज जो। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है इम्प्योरिटी कहाँ जाएगी, इम्प्योरिटी तो फिल्ट्रेट में जाएगी ना। जब हम इसको छानेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, छानेंगे, तो ये तो जो प्रेसिपिटेट हुआ है, प्योर कंपाउंड तो नीचे प्रेसिपिटेट हो रखा है ना, सॉलिड फॉर्म में प्योर कंपाउंड तो वो तो छलनी में रह जाएगा। और नीचे जो लिक्विड आएगा सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट में कौन आएगी, इम्प्योरिटी। इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, कई बार पूछ लेता है इम्प्योरिटी कहाँ गई, फिल्ट्रेट में। अब बच्चे को क्या लगता है, फिल्ट्रेट तो जो फिल्टर हुआ है, फिल्ट्रेट तो ऊपर रह गया ना बेटा। अरे बोलो, क्या बात सबको क्लियर है, हाँ नीचे वाला है, तो फिल्टर में ये बोला है। मैंने कहा बच्चा ही समझता है। क्लियर है, तो बच्चे थोड़ी हो तुम बड़े हो गए हो बेटा। बोलो, कोई दिक्कत है आगे बात समझ में। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ये the contain impurity and small, the filtrate contain impurity and small quantity of the compound। जो नीचे ये फिल्ट्रेट आ रहा है ना बेटा, इसमें हो सकता है कुछ प्योर कंपाउंड भी नीचे चला जाए, सारा सारा प्रेसिपिटेट है ना हो। जैसे चाय छानते समय चाय का एक दो पत्ती नीचे आ जाती है ना, चाय में भी बहुत बारीक हो तो आ जाती है नीचे। अरे बोलो, तुमने कभी चाय बनाई नहीं होगी, तुम्हें क्या पता, बनाई है, तूने बनाई होगी, क्यों बनाती है, तू पीती है क्या, ऐसा। फिर 5-10 रुपए मम्मी दे देती है एकदम, ठीक है, अपना जीवन यापन चल जाता है। चलो बढ़िया। तो ये चीज सबने देखा और नोट किया होगा, सेम कहानी है। अरे बोलो, अब देखो बड़ा ध्यान से, ये चीज सब पहला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया बेटा, ये लिखाया था अपन ने, ये गया था। अब नेक्स्ट देखो, इफ द कंपाउंड इज हाईली सोल्यूबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सोल्यूबल इन अनदर सॉल्वेंट, मतलब आपके पास दो सॉल्वेंट ए और बी है, इसमें अपना कंपाउंड बहुत घुलता है, इसमें कंपाउंड है कम घुलता है, इसमें कंपाउंड है। तो यह टेक्निक और अच्छे से इफेक्टिव काम करेगी अगर हम इन दोनों सॉल्वेंट का मिक्सर लें, मतलब जो जिस सॉल्वेंट में हम घुलना चाहते हैं ना, वो सॉल्वेंट इन दोनों का क्या हो, मिक्सर, ताकि एक में ज्यादा घुले एक में कम घुले, फिर प्रेसिपिटेशन करना क्या होता है, आसान। अब कि सर इसको हम कैसे समझाएं, छोड़ो ना, तुमसे क्वेश्चन आएगा, तुम्हें तो क्या आएगा क्वेश्चन, कि कब क्रिस्टलाइजेशन बेहतरीन होता है, कि एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसे सॉल्वेंट का मिक्सर जिसमें एक तो क्या हो, एक में ज्यादा घुलता हो और एक में कम घुलता हो।
आ रही बात समझ में? ये टेक्निक और अच्छे से काम करती है। क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरी कैरिड आउट इन द मिक्सर ऑफ ए दो सॉल्वेंट। ऐसे दो सॉल्वेंट के मिक्सर में क्रिस्टलाइजेशन बहुत अच्छे से आता है। क्लियर है? बताएंगे बाद में कभी। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से। अब नेक्स्ट वन इम्प्योरिटी विच इम्पार्ट कलर। अगर आपकी इम्प्योरिटी कलर दिखाती है, क्या दिखाती है? कलर। तब आपको इतनी नोटंकी करने की जरूरत ही नहीं है भाई। जैसे आप बोतल देना पानी की, चोरी दूसरी बोतल नहीं है, छोटी बोतल बहुत बड़ी बोतल है, कोई बात नहीं, ये बोतल एक ही बात है। जैसे ये बोतल है, अगर मान लो मुझसे इसमें इम्प्योरिटियां मुझे भी दिख नहीं रही, मुझे इम्प्योरिटियां, तब तो मुझे इसको प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। लेकिन मान लो मुझे इम्प्योरिटियां दिखे इसमें, तो मैं इसे पेन डाल के ऐसे करके निकालता हूँ बाहर। अरे बोलो भाई, अगर इम्प्योरिटी दिख रही हो, आपको यहाँ पे इम्प्योरिटी मान लो कुछ चीज तैर रही है जो तुम्हें दिख रही है, तो तुम क्या करोगे? उसे निकाल दोगे बाहर। तो उसके लिए इतनी नोटंकी क्यों करना कि पहले घोलें फिर प्रेसिपिटाइज कराएं? जब इम्प्योरिटी अगर हमें दिखे तो नोटंकी करने की जरूरत है नहीं। तो अगर आपकी इम्प्योरिटी कलर्ड हो, कैसी हो बेटा? विच इम्पार्ट कलर द सॉल्यूशन वाज रिमूव्ड बाय एब्सॉर्बिंग ओवर एक्टिवेटेड चारकोल। तो हम एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं, कुछ नहीं होता, ग्रेफाइट जैसे होता है, और उसको अंदर यूं घुमाते हैं, तो जहां जहां कलर इम्प्योरिटी दिखती है उसके पास से निकालते हैं, वो इस पे चिपक जाता है। अब कलर लेस है तो उसको पता ही नहीं ना कहां कहां घुमाना है पेंसिल को। अरे बोलो, कलर वाली को तो पकड़ के बाहर फेंक सकते हैं ना। समझा क्या? तो कलर इम्प्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं बेटा? एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अब नेक्स्ट वन है, इसमें कहता है कि ये प्रोसेस हमें कई बार रिपीट बार करवानी पड़ती है। कब? कि मान लो आपका सॉल्वेंट जो आपका प्योर कंपाउंड था वो खुद भी ज्यादा सोल्यूबल हो, खुद भी क्या हो? अगर वो खुद भी ज्यादा सोल्यूबल होगा तो जब मैं प्रेसिपिटेट कराऊंगा तो बहुत सारा तो नीचे आएगा ही नहीं, ऊपर रह जाएगा। तो हमें इस प्रोसेस को बार बार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समझा क्या? चलो जी, ये पहली दूसरी टेक्निक समझ में आई बेटा। तीसरी है बेटा डिस्टिलेशन। क्या है बेटा? डिस्टिलेशन भी वही है बेटा कि जैसे मान लो अपने पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पता है एक तो इम्प्योरिटी और एक है प्योर कंपाउंड, दो ही तो कंटेनर, दो ही चीजें। हम इसे हीट करते हैं, क्या करते हैं? और इसको इधर पाइप से दूसरी चीज से कनेक्ट कर देते हैं। अब आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो है कि इम्प्योरिटी और प्योर कंपाउंड में बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। क्लियर है? बहुत ज्यादा क्या हो बॉइलिंग पॉइंट का? इम्प्योर कंपाउंड है, इम्प्योरिटी है इसके अंदर, उस इम्प्योरिटी की तो मान लो बॉइलिंग पॉइंट आपका 400 डिग्री है, और प्योर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री है या 300 डिग्री है। तो क्या इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? एक कंडीशन तो वो। दूसरी, इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल हो, उड़ती ना हो। इम्प्योरिटी उड़ती, तो ये टेक्निक तभी काम करेगी या तो इम्प्योरिटी उड़ती ना हो, या फिर उड़ती भी हो तो प्योर कंपेरिजन में बहुत ज्यादा क्या हो? बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो? डिफरेंस हो। अरे बोलो, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो हम इसे हीट करेंगे तो प्योर कंपाउंड यहाँ से उड़ेगा। अरे बोलो, तो उड़ने के बाद हम इसे क्या कर लेंगे बेटा? यहाँ पे कंडेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? किस तरह? तो सब्लिमेशन जैसा ही हुआ। सब्लिमेशन सॉलिड का होता है, लिक्विड का होता है? ये किसका होता है? लिक्विड का। समझ में आया टेक्निक? दिस इज इंपॉर्टेंट मेथड यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। दूसरी, द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। दोनों पास समझ में आए बेटा? नेक्स्ट वन क्या है? लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, the vapor are cooled and the liquids so formed are collected separately। एग्जाम्पल याद रखना है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। क्लोरोफॉर्म और, तो बताओ क्लोरोफॉर्म और एनिलीन में से उड़ेगा कौन सा? क्लोरोफॉर्म उड़ेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें फ्रैक्शन में से नीचे यहाँ रह कौन जाएगा? एनिलीन। इधर कौन आएगा? क्लोरोफॉर्म। बस इतना सा याद रखना, कोई मतलब है आगे टेक्निक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया टेक्निक का कंसेप्ट? एग्जाम्पल, ये तो टेक्निक का वो बना रखा है कि यहाँ से उड़ेगा, इधर आएगा, कंडेंस होकर इधर आ जाएगा, पर हमें इनसे क्या मतलब है? हमें तो थ्योरेटिकल एग्जाम देना है। बोलो कोई दिक्कत है? टेक्निक समझ में आ गई? नेक्स्ट वन इसी का है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। क्या है बेटा? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इसी डिस्टिलेशन टेक्निक का आगे का पार्ट है। इसी को मॉडिफाई किया गया कि सर क्या किया गया? अगर मान लो अपने पास है, मैंने अभी कहा कि जो अपने पास इंप्योरिटी और प्योर कंपाउंड है उनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो ही नहीं, तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो ही नहीं तो क्या करोगे भाई? दोनों उड़ सकते हैं,
10-12 डिग्री का डिफरेंस हो, तो ये टेक्निक यूज करते हैं। तो ये टेक्निक कब यूज करनी है? इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर मान लो उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस ही ना हो, 20-30 डिग्री का डिफरेंस हो, फिर क्या करोगे? तब तो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज ही नहीं की जा सकती। और बोलो, सिंपल डिस्टेंस टेक्निक यूज करने का सिंपल सा फंडा है कि यार बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। और अगर डिफरेंस ही नहीं हुआ तो आप सिंपल डिस्टेंस टेक्निक को यूज ही नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बेटा अपन देखो ध्यान से, इस तरह की कॉलम लेते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या है समझो। हमने इसके नीचे कंटेनर जोड़ा, यहाँ पे आपका क्या है बेटा? इम्प्योर कंपाउंड भी है और यहाँ पे आपका प्योर कंपाउंड भी है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास डिफरेंस है नहीं है। हमने कहा जो ए है वो इम्प्योर कंपाउंड है और बी है वो प्योर कंपाउंड है। इम्प्योर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है और इस बॉइल कंपाउंड, चलो इसका 80 कर लेते हैं कि इसका 80 डिग्री है, और जो हमारा प्योर कंपाउंड है, एक सेकेंड, इसका 90 डिग्री कर लेते हैं और इसका 80 डिग्री लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी कहानी है। क्लियर है कि जो इम्प्योर वाला है वो 90 डिग्री पर है, प्योर वाला कितने पर है? 80 पर। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, एक का 90 और एक का 80 है। तो अगर आप बॉइल करने लगो तो 10 डिग्री है, तो फर्क है, दोनों ही उड़ेंगे। अगर हम नॉर्मल डिस्टिलेशन कराएं तो दोनों उड़ेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? कंडेंस। लेकिन हम इसे टुकड़ों में करवाते हैं। किसमें करवाते हैं? टुकड़ों में। एक साथ जाने नहीं देते। एक साथ नहीं जाने देते का मतलब हम बीच में इनको मौका देते हैं। बीच में क्या देते हैं? किसी को वापस जाना है तो चले जाओ, किसी को वापस जाना है तो चले जाओ। सारी बात में आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं है। कि सर मतलब आपने कभी घर पे ये किया, जैसे घर पे पानी वानी गर्म हो रहा होता है गैस पे, तो आपने उसके ऊपर ऐसे पानी जो वेपर निकल रहे थे उस पे ऐसे हाथ किया है, और आपने देखा होगा वेपर आपके हाथ पे कंडेंस हो जाती है, आपके हाथ के आगे टकराती है, लेकिन सारी नहीं होती। ऐसे नहीं कि टकराया नीचे पानी का नल सा चल गया, टकरा इधर वेपर आई और कि जादू जादू जादू। ऐसा नहीं देखा होगा कि हाथ से वेपर टकराती है, बहुत सारी वेपर आपके हाथ से इधर जैसे ऊपर निकल जा रही होती है, कुछ वेपर टकरा के कंडेंस हो जाती है, पर सारी नहीं होती, कुछ एक वेपर। तो भाई हम भी क्या करते हैं कि इस तरह से बीच में ये हाथ वाला सिस्टम लगा देते हैं। यहां से ए और बी दोनों उड़ती है, ए और बी, ए भी आएगी और यहाँ पे बी भी आएगा, और दोनों टकराएंगी। तो टकराने के साथ ही क्या होगी कि एनर्जी लॉस्ट होगी। एनर्जी क्या होगी? हमारे हाथ से टकरा के तो उन वेपर की एनर्जी लॉस्ट हुई, तभी तो वो कंडेंस हुई। तो वो इससे आएंगी और टकराएंगी, और टकराने के साथ की एनर्जी लॉस्ट होगी। जब एनर्जी लॉस्ट होगी तो ये कंडेंस भी होगी। क्या होंगी बेटा? तो अब देखो बेटा ध्यान से समझो कि मैंने ए और बी दोनों वेपर थी, दोनों एक साथ उड़ना शुरू हुई, मैंने नीचे 100 डिग्री कर दिया, तो ए वेपर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री, बी वेपर का भी 100 डिग्री, दोनों ऊपर जा रही है बेटा, 100 डिग्री पर है। अब जैसे जैसे वो ऊपर चलेंगी हर बार वो टकराएंगी, तो क्या टकराने से वो ठंडी होंगी? टकराने से क्या होंगी? ठंडी होंगी। अगर वो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगी तो पहले दोनों का 100 था, दोनों का 98 होगा, 97, 96, 94, 93, 92, 91, 90, तो ए का भी 90 हो गया, बी का भी, दोनों 90 डिग्री हो गए टेम्परेचर, तो बस डिग्री तो साथ साथ में हुआ। अब ए 90 डिग्री पर है, बी 90 डिग्री पर है, तो ए 90 डिग्री पर है, बी भी 90 डिग्री, दोनों 90 पर खड़ी है, और दोनों 90 पे खड़े हैं, तो क्या ए और बी आपस में पूछेंगे एक दूसरे को? बी को ए कहेगा कि यार मैं तो वापस लिक्विड बन सकता हूं, क्या बन सकता हूं? लेकिन क्या बी 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 बन सकता है 90 डिग्री पे लिक्विड? बी कहता है मैं तो 80 डिग्री पे बोल जाता हूँ, ये तो 90 है, मेरे को भाई वेपर ही रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? लेकिन ए ये कह सकता है कि यार मैं तो वापस कंडेंस हो सकता हूँ। क्या हो सकता हूँ? कंडेंस। तो बी कहता देख ले यार कि ठीक है मेरा तो हो गया टाइम, कि दोनों का जबकि 90 है, जबकि ए 90 पर है, तो ए 90 पर है, तो ए के पास ऑप्शन क्या है? वापस लौटने का ऑप्शन है, जबकि बी के पास वापस लौटने का ऑप्शन है, और बी के पास लौटने का ऑप्शन है, तो ऊपर की तरफ बढ़ते रहना पड़ेगा। अरे बोलो, हर बार बी को कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। ए और बी दोनों उड़ रहे हैं, शुरुआत में 100 पे थे दोनों, जब 90 हुआ तो ए का 90 होते ए के पास वापस आने का मौका है, क्योंकि एक का बॉइलिंग पॉइंट तो 90 है, तो उसके पास लौटने का मौका है। लेकिन क्या बी के पास लौटने का मौका है? क्योंकि उसका तो टेम्परेचर अभी 80-90 है, भाई दोनों का एक साथ 90 हुआ, भाई ठंडे दोनों एक साथ हुई, दोनों का 90 है, इसके पास 90 है तो इसके पास लौटने का मौका है, लेकिन इसका टेम्परेचर 90 लेकिन ये तो 80 पे लौटेगी ना वापस नीचे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है।
हाँ टेम्परेचर 90 है तो सर गैस फॉर्म में रहना पड़ेगा, लिक्विड में कैसे आ सकता है भाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट ही 80 डिग्री है और गैस का टेम्परेचर 90 है, तो वो तो गैस फॉर्म में रहेगा, मोस्ट फॉर्म आउट। अरे बोलो, जबकि एक इसमें रहेगा बेटा, एक के पास लिक्विड आने का ऑप्शन है, तो एक कुछ पार्ट लिक्विड में आ जाएगा, एक का कुछ पार्ट किस में आ जाएगा, लेकिन बी गैस से बना रहेगा। ऐसा नहीं कि बी का कुछ पार्ट नहीं हो सकता, एक दो मॉलिक्यूल बी के भी आएंगे, लेकिन अब जैसे जैसे ऊपर भागेंगे तो दोनों ए और बी टकराएंगे, तो इसका मतलब ए और बी टकराएंगे तो ज्यादा कंडेंस होने का मौका किसके पास है, ए के पास, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो कंडेंस भी पहले होगी। समझ में आया क्यों है, अभी वो समझाया था। तो ए और बी यहाँ टकराएंगे तो टकराने पर ज्यादा पार्ट ए का कंडेंस हो जाएगा, बी का पार्ट कम कंडेंस होगा, दोनों यहां से निकलेंगे फिर ऊपर टकराएंगे, फिर से एक को नीचे आने का मौका ज्यादा है, बी को क्या है कम, फिर ऊपर जाके टकराएंगी, देखो वापस नीचे आने का ऑप्शन रहता है, नीचे से टकराया तो ए के पास वापस लिक्विड बनने का ऑप्शन है ज्यादा है भाई, यहाँ टकराया ए लिक्विड बन के वापस नीचे आ गया, और बी यहां से जाके फिर टकराए फिर टकराए फिर टकराए, हर बार हम टकराते गए, तो क्या ए के पास ऊपर जाने का ऑप्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि उसके पास कंडेंस होने का ऑप्शन क्या है ज्यादा। तो हम क्या कहेंगे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो क्या होता है, बॉइल भी लेट होता है और कंडेंस भी जल्दी हो जाता है, कंडेंस भी, जबकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो कंडेंस भी लेट होता है। भाई बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका मतलब क्या, वो वेपर में ज्यादा रहना चाहता है, कंडेंस फॉर्म में कम रहना चाहता है, और जिसका बॉइलिंग, सिंपल सी लैंग्वेज है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसका मतलब क्या, वो लिक्विड फॉर्म में रहना चाहता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो वेपर फॉर्म में रहना चाहता है, कहानी खत्म। तो दोनों की वेपर ऊपर उड़ी तो दोनों को मौका है टकराने के बाद दोनों ठंडी होंगी, लेकिन ए वाले का नीचे आने का चांस है ज्यादा। तो क्या इस तरह से जब ऊपर दोनों उड़ तो साथ रही है, लेकिन जब मेरे यहाँ इनलेट में आएगी बाहर तो क्या बी के आने के चांस है, आपको अगर सिर्फ ए थोड़ी बहुत चली गई तो मैं इनलेट्स के नंबर बढ़ा दूंगा, इनलेट्स के क्या बढ़ा दूंगा, नंबर। अरे बोलो कि सर नंबर बढ़ाने का मतलब मैं इस तरह का इनलेट ले लूंगा, इसमें क्या होगा बेटा, टकराएंगी तो बहुत ज्यादा टक्कर है, तो ए के पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टकरा टकरा के नीचे रहने का ही ऑप्शन है, सिर्फ बी के पास जाने का ऑप्शन है। अरे बोलो, तो अगर हमारे बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट तो 71 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 74 है, डिफरेंस कम है, तब मैं क्या करूंगा बेटा, नंबरों पे टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ा दूंगा, ताकि एक ही ऊपर जाए दूसरा ऊपर है ना जाए, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, टुकड़ों में, किसमें बेटा, हर बार टुकड़ा करते जाओ, हर बार क्या करते जाओ, चमका के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। The vapor of such liquid are formed within the same temperature range are condensed simultaneously। भाई जिनकी वेपर क्या हो सेम रेंज में हो तो वो कंडेंस भी क्या होंगी बेटा, साइमल्टेनियसली होंगी। The technique of fraction distillation used in such case, in this technique vapor of liquid mixture are passed through a fractionating column before condensation। जो हमने अभी कॉलम देखा उसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। The fractionating column is fitted over the mouth of a round bottom flask. Vapor of the liquid at higher boiling point condense before the vapor of a liquid with lower boiling point। बस यही काम की चीज है, इसका प्रिंसिपल यही है। अरे बोलो, इसी का तो हमने यूज किया इस टेक्निक का ही। The vapor of rise up in the fractionating column become richer in more volatile compound। ऊपर की तरफ ज्यादा कौन उड़ेगा, जो ज्यादा वोलेटाइल है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अरे बोलो, जब हम कॉलम के ऊपर देखेंगे तो कॉलम के ऊपर कौन ज्यादा मिलेगा बेटा, ऊपर वाले एंड पे जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो वाली वेपर क्या रहेंगी बेटा, ज्यादा रहेंगी। अरे बोलो, तो आपसे ये स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, द वेपर राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन ए मोर वोलेटाइल कंपाउंड। ऊपर ज्यादा क्या होती है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा मिलेगा। बाय द यूनिट ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड ए थ्योरेटिकल प्लेट। जो हमने बीच में लगा रखे हैं ना प्लेट से, क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्लेट। कमर्शियली कॉलम विथ 100 ऑफ प्लेट्स आर अवेलेबल। हम 100 ऑफ प्लेट्स लगा देते हैं, कितनी प्लेट्स लगा देते हैं। वन ऑफ द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन आया था अभी कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल को किससे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अरे बोलो, सबको याद आ जाएगा पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कुछ रहे तो नहीं गया। हाँ, ये वही है वापस है। टाइम टू द वेपर रीच टू द टॉप द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दीज आर रिच इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। कि जो ऊपर मिलेगा वो कौन सा होगा बेटा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा।
फ्रैक्शनलिटी कॉलम आर अवेलेबल इन वेरियस साइज, कोई मतलब नहीं है। फ्रैक्शनलिटी कॉलम प्रोवाइड मेनी सरफेस फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर एंड द डिसेंडिंग कंडेंस लिक्विड। सम ऑफ द कंडेंसेशन, इसमें कोई मतलब नहीं है। ऑन द रीचिंग ऑन द टॉप द वेपर बिकम प्योर इन लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट एंड पास थ्रू द कंडेंसर, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई बेटा? पक्का? चलो जी, नेक्स्ट वन है बेटा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तीसरी टेक्निक है डिस्टिलेशन अंडर है। अब हम क्या करते हैं, नई टेक्निक है, इसमें हम डिस्टिलेशन करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये टेक्निक क्या है कि मान लो मुझे किसी को सेपरेट करना है। अब जो मेरा लिक्विड है वो 3000 डिग्री पे बॉईल होता है। कितने पे बॉईल होता है? 3000 डिग्री तो बहुत बड़ा टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर अचीव करने में बहुत सारा क्या लगेगा बेटा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। या फिर मान लो आपके लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो 70 डिग्री सेल्सियस है या 90 डिग्री है, और जब 70 डिग्री अचीव होता है तो उस लिक्विड का कुछ पार्ट डिसऑर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। मैं गर्म करने के कारण उसका मान लो उसका केमिकल नेचर खराब हो जाता है। 90 डिग्री उबलेगा, लेकिन 90 डिग्री पर जब आप उबालने ले जाओगे तब तक उसका कुछ पार्ट क्या हो जाए बेटा? खराब हो जाए, हीट के कारण। हीट के कारण कुछ के पार्ट क्या हो जाए? खराब हो जाए। कि सर ये तो समस्या है। अरे बोलो, तो भाई आप ज्यादा गर्म भी नहीं कर सकते, ज्यादा गर्म भी, क्योंकि ज्यादा गर्म करोगे तो कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? खराब। आ रही बात समझ में? तो आप इसे गर्म भी नहीं कर सकते और हमें बॉईल भी करना है। 90 डिग्री तक नहीं ले जा सकते, 70 डिग्री पे खराब हो जाता है। कितने पे खराब हो जाता है? अब इस क्वेश्चन में हम करें क्या? हम क्या करते हैं कि हम एक नई टेक्निक लाए। हमने कहा कि क्यों ना हम बॉइलिंग पॉइंट को वेरिएबल करें, कि सर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरिएबल हो सकता है। ये हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था चैप्टर में। देखो ध्यान से कि हमें पता है कि ऊपर से एक पी एक्सटर्नल लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? पी एक्सटर्नल। नीचे पानी की एक वेपर बनती है, बॉइलिंग पॉइंट पे ये होता है। जब हम हीट करते हैं तो नीचे पानी की क्या बनती है? वेपर। उस वेपर का जो वेपर प्रेशर होता है जब पी एक्सटर्नल के बराबर होता है, हम इसको हीट करते हैं। और हीट करते समय हम क्या कहते हैं कि जो वेपर है, जो लिक्विड की वेपर है, उसका वेपर प्रेशर पी एक्सटर्नल के बराबर होती है तो ये वेपर बाहर आने लगती है बेटा, और पानी क्या होना स्टार्ट हो जाता है? बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। पानी क्या स्टार्ट हो जाता है? तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, उस टाइम जो भी टेम्परेचर होगा उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अरे बोलो, तो मतलब क्या है कि नीचे जो वेपर है उसका प्रेशर हम ऐसे लिख दें, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो उसका वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अरे बोलो, अब मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं। नॉर्मल कंडीशन में जब पी एक्सटर्नल 1 एटीएम होता है तो आपके लिक्विड को भी नीचे से 1 एटीएम अचीव करना है, और पानी को ये अचीव करने के लिए 100 डिग्री चाहिए। कितना डिग्री चाहिए? जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है तो उसकी वेपर इतना प्रेशर जनरेट कर लेती है जितना पी एक्सटर्नल है, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। हमारा क्या अचीव हो जाता है? नेक्स्ट देखो, हमने क्या किया कि ऊपर का प्रेशर 0.5 एटीएम कर दिया। कितना कर दिया? तो क्या अब हमारे लिक्विड को कम प्रेशर अचीव करना है? भाई पी एक्सटर्नल जितना तो अचीव करना है, तो कम प्रेशर अचीव करना है, तो क्या टेम्परेचर आपका 100 डिग्री से कम होगा कि नहीं होगा? हमने कह दिया मान लो 60 डिग्री है। कितना है? क्या 60 डिग्री पे कम हो जाएगा? अरे बोलो, पहले से कुछ क्या है बेटा? कम टेक, ऊपर का एक्सटर्नल प्रेशर ही कम है, तो आपको भी प्रेशर कम ही अचीव करना है। भाई जब वेपर का लिक्विड के वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। जब एक्सटर्नल कम है तो आपको भी प्रेशर कम चाहिए, और प्रेशर कम चाहिए तो टेम्परेचर भी कम चाहिए। तो क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट घट गया? दूसरा क्या है कि अगर मान लो मैं ऊपर का प्रेशर बढ़ा के 2 एटीएम कर दूं, तो क्या ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो गया? तो आपको भी ज्यादा प्रेशर चाहिए, और ज्यादा प्रेशर चाहिए तो क्या आपको भी टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो क्या हम पी एक्सटर्नल को वेरी करके बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं? कि सर अगर आपको किसी का बॉइलिंग पॉइंट घटाना है तो आप पी एक्सटर्नल को घटा दो। जब पी एक्सटर्नल को घटाओगे तो लिक्विड को वेपर प्रेशर कम अचीव करना है, कम वेपर प्रेशर अचीव करना है तो टेम्परेचर भी क्या चाहिए? कम। तो क्या हम पी एक्सटर्नल को घटा के वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हैं? कम। और वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो हमारी टेक्निक यही है, डिस्टिलेशन अंडर ए रिड्यूस प्रेशर। रिड्यूस प्रेशर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर को घटा दो। एक्सटर्नल प्रेशर को, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को घटा देंगे तो हमारा पी एक्सटर्नल घट गया तो वेपर प्रेशर भी घट गया, वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। तो जिस लिक्विड को हमें 90 में उबालना था, क्या हम उसको 50 डिग्री में भी उबाल सकते हैं? हम पी एक्सटर्नल इतना घटाएंगे
कि वो 50 डिग्री पे उबलने लग जाए। तो देखो 70 तक हम पहुंचे नहीं तो हम लिक्विड को कहेंगे ए खराब मत होना, 50 पे उबाल रहे हैं। कितने उबाल रहे हैं? तूने 70 का उससे 20 कम है। और जो लिक्विड 3000 पे उबलना चाह रहा था, हमने पी एक्सटर्नल घटा घटा के उसको 500 डिग्री पे लिया है। कितने पे लिया है? अब उसको 500 पे उबलना पड़ रहा है, तो हमारा खर्चा बच गया ना, हमें बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना 3000 डिग्री तक अचीव करना पड़ता। अरे बोलो, तो क्या टेक्निक समझ में आई बेटा? दिस मेथड यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, जिनकी क्या बेटा? वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। अरे बोलो, तो हम क्या कहेंगे? दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग ए वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिनके बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो, या फिर दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, या तो अपने बॉइलिंग पॉइंट या उससे कम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हो? डिकम्पोज हो जाते हो। Such liquids are made to boil at temperature lower than their normal boiling point by reducing the pressure on their surface. उनकी सरफेस पे हमें रिड्यूस करना है प्रेशर को। A liquid boil at temperature at which its vapor pressure equal to their external pressure. हमने कहा भी P external पे होता है। The pressure is reduced with the help of a water pump or a vacuum pump. तो टेक्निक समझ में आई बेटा सबको? और ये किसके लिए यूज होती है? ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए स्पेंट आई इन सोप इंडस्ट्री। सीधा याद रहना चाहिए, टेक्निक से मान। अरे बोलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट टेक्निक है बेटा स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सी है बेटा? स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक भी कुछ ऐसी ही है जैसा वो था। अभी मेरे पास क्या था बेटा कि मैंने पी एक्सटर्नल वेरी किया। क्या वेरी किया बेटा? पी एक्सटर्नल। मैं इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेता हूं, ऑर्गेनिक लिक्विड का पी और वाटर का पी2। अभी तक जो मेरी टेक्निक थी, उस टेक्निक में मैं क्या कर रहा था बेटा? पी एक्सटर्नल को बदल रहा था। पी एक्सटर्नल को बदल रहा था तो वेपर प्रेशर अपने आप ही कम हो गया था। अरे बोलो, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। अब एक तरीका तो क्या है बेटा, जैसे मान लो कि मुझे इस दीवार है ना ये अपनी, इसको सिर्फ गिराना है। क्लियर है? तो मेरे पास ताकत 5 न्यूटन की है टोटल। मैं 5 न्यूटन की ही ताकत लगा सकता हूँ, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। क्लियर है? तो मैं 5 न्यूटन लगा सकता हूं, तो मुझे दीवार गिरानी है। एक तो ये तरीका हो कि मैं इस दीवार को कमजोर बना दूं और इसे 4 न्यूटन की ताकत का ही बनवाऊं, तो दीवार कमजोर होती जाएगी तो मैं हर बार दीवार गिरा दूंगा और तुम सब कहोगे वाह बहुत ताकतवर आदमी है। क्लियर? पहला तरीका क्या? मैंने दीवार कमजोर बना दी, अपने आप को कोई मैंने ग्रोथ नहीं किया। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे दीवार गिरानी है, दीवार मजबूत है अब की बार, तो दीवार को छेड़छाड़ नहीं करके मैं 5 न्यूटन तो मेरी तरफ से एक में लेके आऊं क्रेन वाले को या जेसीबी वाले को, और कहूं 95 का तू लगा और 5 का मैं लगाता हूं। मैं कितने लगाता हूं? 5 का। तो मैंने तो 5 ही लगाया अभी भी, लेकिन जेसीबी ने 95 लगाया, तो क्या मेरे को 100 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी? भाई अब दीवार मान लो 100 न्यूटन पे गिरेगी, मेरे पास तो 100 न्यूटन ताकत ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? 5 न्यूटन तो अपनी तरफ से और जेसीबी से 95, तो क्या मुझे कम ताकत लगाने की नहीं पड़ी कि नहीं पड़ी? अरे बोलो, भाई मैं 100 न्यूटन तो नहीं लगा सकता, तो हमने किसी और की हेल्प ली। किसी और की हेल्प कैसे लेंगे हम? हमने कहा कि हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड है उसकी वेपर प्रेशर को हमने कहा P1 है। कितनी है बेटा? P1। ऊपर से P एक्शन लग रही है, हमने बाहर से कोई एक्स्ट्रा वेपर लाके खुद ही रख दी और हमने इन वेपर को कहा तुम्हें क्या करना है? इसकी हेल्प करनी है। इसकी क्या करनी है? ऊपर से लग रहा है P एक्सटर्नल, नीचे से लग रहा है वेपर का प्रेशर P1, तो इस P1 को P एक्सटर्नल के बराबर होना है। तो जैसे मैं वेपर लाके बाहर से रख दूं तो क्या वो वेपर भी ऊपर की तरफ ताकत लगाएगी? अरे बोलो, तो अब P एक्सटर्नल जो है वो किसके बराबर होगा बेटा? P2 प्लस है P1 के। तो P1 कितना आएगा बेटा? P एक्सटर्नल माइनस है P2। मान लो ये वेपर नहीं आती तो क्या इस P1 को P एक्सटर्नल के बराबर होना पड़ता? मान लो ये 100 है, ये कितना है बेटा? 1 एटीएम है, तो क्या इसे भी 1 एटीएम होना पड़ता? और इसे 1 एटीएम होना पड़ता तो इसे क्या करना पड़ता? जो इतना टेम्परेचर था वही आता। लेकिन मैंने बाहर से वेपर लाके रख दी तो ऊपर का तो अभी भी 1 है, और जितनी ज्यादा मैं वेपर लाऊंगा तो वेपर का प्रेशर P2 है, तो वेपर का जो बाहर से वेपर लाए उसका प्रेशर प्लस ऑर्गेनिक लिक्विड की वेपर का प्रेशर इक्वल टू P एक्सटर्नल, तो भी वही 1 है। तो क्या आपको नहीं लगता कि P1 है? तो P1 क्या है बेटा? P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल को मैंने कह दिया 1 है माइनस P2। जितनी भी बाहर से हेल्पिंग नेचर जो क्रेन वाले जो मैं बोल रहा हूँ जैसे भी लाके लगा रहा हूँ, जितना ये ताकत बाहर से लग जाएगी मुझे उतनी ताकत कम लगानी पड़ेगी, और जब मुझे ताकत कम लगानी पड़े तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? कम। अरे बोलो, तो हमने इसी टेक्निक में यही यूज करते हैं कि सर क्या करते हैं इसमें
अपने पास ये ऑर्गेनिक लिक्विड है, इसे हम गर्म कर रहे हैं, इसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म। तो हमें पता है इस ऑर्गेनिक लिक्विड का वेपर प्रेशर P1 है, बाहर से लग रहा है P एक्सटर्नल, क्या लग रहा है बेटा, अगर कोई हेल्प नहीं होती तो इस P1 को P एक्सटर्नल के बराबर होना पड़ता, और P1 को P एक्सटर्नल के बराबर होने के लिए खुद का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता, खुद का टेम्परेचर है और ज्यादा करना पड़ता। अब हमने बाहर से एक दूसरी बोतल लगाई इसके साथ में, यहां से पानी की वेपर को आने दिया, किसके वेपर को आने दिया, और पानी की वेपर यहां पे आ गई, और पानी की वेपर सीधी वेपर ही आई है बाहर से, इन्हें तो वेपर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी ना, वो वेपर फॉर्म में आई थी। अब ये वेपर भी बाहर आना चाहती है, इसकी वेपर भी बाहर आना चाहती है, इनका प्रेशर P2, इनका प्रेशर है P1, तो P एक्सटर्नल है वो टोटल है 1, और बाहर से P2 आ गई, तो क्या P1 की वैल्यू P1 के बराबर तो होनी नहीं है, क्योंकि P1 प्लस P2 1 है, और P2 की कोई वैल्यू है तो P1 तो 1 से कुछ कम ही होगी, और जब P1 1 से कुछ कम होगी मतलब जो आपका वेपर प्रेशर है वो ओरिजिनल वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कुछ कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कुछ कम, और बॉइलिंग पॉइंट कुछ कम होगा तो क्या होगा, जल्दी उड़ेगा। अब की बार भी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, अब की बार हमने P एक्सटर्नल को नहीं किया, साइड से हेल्प लगा दी, साइड से क्या लगा दी, अरे बोलो, और हमने साइड से हेल्प किसको लिया है बेटा, पानी का लिए, इसलिए हम बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, क्या बोलते हैं, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस व्हिच आर स्टीम वोलेटाइल, एक तो वो खुद पानी से क्या हो जाए बेटा, वोलेटाइल हो जाए, एंड इमिसिबल विथ वाटर, इस लाइन को मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा कि पानी में क्या मतलब क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। In steam distillation, steam from a steam generator is passed out through the heat flask containing the liquid to be distilled. हम यही है बेटा, एक स्टीम जनरेटर से यहाँ पे स्टीम पहुंचा देते हैं, अरे बोलो, उस कंपाउंड में पहुंचा दे जिसको हमें क्या करना है बेटा, डिस्टिलेट करना है, ठीक है। उस पहली लाइन को मैं बाद में समझाऊंगा। द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस एंड कलेक्टेड, ये बात लाइन बाद में बताऊंगा क्या मैं कहना चाह रहा है। द कंपाउंड इज लेटर, ये छोड़ो, इसमें इन स्टीम डिस्टिलेशन, हाँ यहाँ पे आओ। In steam distillation, the liquid boil when the sum of vapor pressure due to the organic liquid P1 and the due to water P2 become equal to the atmospheric pressure. भाई atmospheric pressure P के बराबर होना चाहिए P1 plus P2. Since the P1 is the lower than P, जो आपका जो P1 है वो आपके एक्सटर्नल प्रेशर से कुछ कम ही रहेगा, क्योंकि बाकी हेल्प तो P2 ने कर दी। भाई P1 क्या है, P एक्सटर्नल माइनस P2, तो P1 को तो P एक्सटर्नल से कम ही अचीव होना है। The organic liquid vaporize at lower temperature than its boiling point. अरे बोलो, if one of the substance in the mixture is water and the other is water insoluble substance, the mixture will boil close at, छोड़ो इसको, mixture of water and the substance obtained which can be separated, separating from aniline is separated by the this technique from aniline water mixture, किससे करते हैं बेटा, aniline, अरे बोलो, क्या टेक्निक समझ में आई बेटा, कि एक तो एग्जांपल, अरे बोलो, किसका बेटा, एनिलीन वाटर, कि सर आपने ये नहीं बताया कि उसमें शुरू में लिखा था कि जो जो स्टीम ले रहे हैं उसमें एक चीज लिखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीम में इमिजिबल होना चाहिए, घुलना नहीं चाहिए, पानी में नहीं घुलना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहाँ से पानी की वेपर आई, इधर से इसकी वेपर, दोनों उड़ेंगी बेटा, पानी की वेपर भी उड़ेंगी, दोनों की वेपर उड़ेंगी, और दोनों की वेपर आके इधर कंडेंस होंगी। अब मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुल जाता तो फिर से तो हमें मिक्सर ही मिलता, जे हमें फिर से मिक्सर मिलता तो फिर क्या मतलब निकलता, अरे बोलो। तो हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलना नहीं चाहिए, नहीं घुलेगा तो दोनों अलग अलग सेपरेट पहले से रहेंगे, तो उधर से पानी को साइड फेंक देंगे ताकि और मेहनत ना करनी पड़े, ये फिर से घुल जाता, हमने सेपरेट करने का काम था। अगर ये पानी में ही घुल जाता, किसमें घुल जाता, पानी में, कम घुलना चाहिए, मतलब पानी में इमिजिबल मतलब पानी में क्या होना चाहिए, कम घुलना चाहिए, तो हम इससे एनिलीन को क्या कर लेते हैं, सेपरेट, क्या कर लेते हैं, सेपरेट। भाई एनिलीन का मिक्सर है तो इधर से पानी को आने दो, उड़ाओ, एनिलीन पानी में नहीं घुलेगी, एनिलीन में बेंजीन रिंग होती है बड़ी, हाँ, तो हाइड्रोजन बहुत बड़ी कार्बन चेन बनने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क नहीं करती, कार्बन चेन 1 2 3 तक, बाद में एल्कोहल भी नहीं घुलते, शुरू के 3 4 के बाद में, अरे बोलो, क्या चीज समझ में आई बेटा, अरे बोलो। तो उसने यही कहानी शुरू में सुनाई थी, तो यही भी जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, सीधा लिखा था कि कंपाउंड है जो स्टीम वोलेटाइल और इमिजिबल वाटर है, तो कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। इस स्टीम डिस्टिलेशन को और कहीं पे भी तुम पढ़े हो, याद करो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनाता, उनको भी लिखा था स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, क्लियर है। If one of substance mixture is water and the other
A water immersible substance, then the mixture will boil close to but below 373 Kelvin. A mixture of water and the substance is obtained which can be separated. कोई मतलब नहीं। क्या टेक्निक समझ में आई? ये सारी डिस्टिलेशन टेक्निक थी। क्या थी बेटा? तो एक तो सिंपल डिस्टिलेशन था, एक फ्रैक्शन था, एक रिड्यूस था, और एक क्या था? ये वाला। सबके एग्जांपल याद रखने। नेक्स्ट टेक्निक अपने पास है, टाइम क्या हो गया भाई? 9 मिनट में एक टेक्निक तो हो ही जाएगी। बस छोटी सी टेक्निक है, जमा छोटी सी, चिन्नी सी। नेक्स्ट वन है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्या है बेटा? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टेक्निक क्या कहती है? ध्यान से समझो बेटा। इस टेक्निक को समझने के लिए अपने को इस डायग्राम में आना है। देखो आपके पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक एक्वस लेयर है। कौन सी लेयर है बेटा? एक्वस लेयर। कि आपके पास कोई एक्वस मीडियम है, जैसे ये आपके पास ये वाला बोतल पानी का उसका मन है इसमें, हाँ ये दे दे। जैसे मान लो ये एक्वस लेयर है अपनी, इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? घुला हुआ है। आ रही बात समझ में? अब आप इसे सेपरेट करना चाहते हो। इसे क्या करना चाहते हो? सेपरेट मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाहर निकालना चाहते हो। अरे बोलो, इसमें क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? इसमें घुला हुआ है पहले से। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बाहर से दूसरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं। बाहर से दूसरा क्या डालते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सॉल्वेंट डालते हैं। बाहर से क्या डालते हैं? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो खुद पानी में ना घुलता हो। भाई आपने बाहर से सॉल्वेंट डाला, वो खुद ही पानी में घुल गया। अरे बोलो, क्लियर है? जैसे कई बार तुम्हारी मम्मी नहीं कहती बेटा उसे बाहर से बुला के ला, और तुम ही बाहर खेलने लग जाओ। तुम्हारे छोटे भाई को कहे कि तुम्हारी मम्मी कहे, तुम्हारे पापा कहते जा छोटे भाई को बुला ला, तुम्हारी मम्मी कहती इसको मत भेजो, खुद वहीं खेलने लग जाएगी, किसी और को भेजो। तो हमें ऐसे सॉल्वेंट को भेजना जो खुद ना घुले, जो खुद ना घुले। तो हमने एक सॉल्वेंट डाला जो खुद पानी में ना घुलता हो। अब हमने, और यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब एक्वस, ये पानी, उस पानी में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस पानी में कुछ क्या है? हम इस सॉल्वेंट को, अब ये सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को घुलता हो। उसे क्या करता हो? और मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुलते। अरे बोलो, तो हमने एक ऑर्गेनिक लेयर ली, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, और ये पानी है, उस पानी में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डालने के बाद जोर से इस तरह से सेक करते हैं। इस तरह सेक करने से क्या होगा? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर था वो नीचे जाएगा। भाई आप इसे पूरी तरह से हिलाओगे तो ऊपर वाला पार्ट नीचे जाएगा ही, जैसे ये देखो जा रहा, नीचे जाएगा इस तरह से। हाँ वही वही जो तुम समझ रहे हो। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे जाएगा बेटा इस तरह से। और नीचे अगर वो जाएगा, तो जब वो नीचे जाएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो नीचे जब उसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेगा कि यहाँ क्या कर रहा है, कि बैठा हूं, कि यहाँ क्यों बैठा है, हमारे साथ चल, हमारे, तू पानी में क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुल। तो कहेगा सही कर रहा है, चलो तुम्हारे साथ। फिर 5-10 बार इस तरह से अगर अपने इसको अच्छे से सेक करेंगे, तो इस सेक करने से क्या होगा बेटा, कि हर बार ऑर्गेनिक कंपाउंड अंदर जाएगा, और अपने जैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेगा आजा आजा ऊपर चलते हैं। अरे बोलो, तो क्या यहाँ से धीमे धीमे ये अंदर जाएगा सेक करने से, तो हर बार ये ऊपर आ जाएगा। अरे बोलो, धीमे धीमे क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक लेयर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पानी को छोड़ के किस में चला जाएगा बेटा? आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सॉल्वेंट वाली लेयर में चला जाएगा, और एक्वस लेयर क्या हो जाएगी? प्योर पानी की हो जाएगी। अरे बोलो, फिर हम इस टूटी को चालू कर देंगे। टूटी सही होता है, टूटी बोल दो, क्या दिक्कत है? नल बोल दो, है क्या बोलने से क्या फर्क है? अपना लैंग्वेज में बोलना कोई बुरी चीज थोड़ी होती है। तो इस टूटी को चालू कर दो। क्या कर दो बेटा? टूटी को। जैसे आप इस टूटी को चालू करोगे, सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा, दिखता रहेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर अलग से दिखती है, तेल जो आपने ऑयल देखा है ना, वैसे अलग से दिखती है। तो चालू करोगे, जैसे जैसे आएगा टूटी बंद कर देना बाद में। जैसे यहाँ पहुंचे टूटी बंद, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अपना सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें चला गया बेटा? सॉल्वेंट में। किसमें चला गया? कि सर समस्या तो वही की वही है, सेपरेट कहाँ हुआ? मुझे पता है तुम कहाँ गोबर खाओगे तुम जहां से बोलने वाले हो तो मुझे पता रहता है ना। लेकिन हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मोस्ट ऑफ टाइम ईथर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? ईथर की खासियत होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। आप इसको बाहर डालो फौरन उड़ जाता है, बाहर डालो फौरन है। तो इस ऑर्गेनिक इसको खोलेंगे अपन और बाहर रखेंगे, और जैसे रखेंगे ईथर फौरन से गायब हो जाता है। फौरन से क्या हो जाता है? तो ईथर सारा उड़ जाएगा। ईथर उड़ गया तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड वही रह जाएगा। अरे बोलो, तो क्या टेक्निक समझ में आई बेटा? पक्का? तो देखो बेटा ध्यान से, बस इतनी सी टेक्निक थी। तो देखो इनमें कोई ज्यादा टेंशन वाली नहीं, बस सुनना ही तो है। आप सुनो, कहानी याद रह जाएगी। तो ना क्या है बेटा, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग विद ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज ए मोर सोल्यूबल देन वाटर। ये पानी को छोड़ के उसमें आने को तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट वन है द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसेबल। ये दोनों आपस में घुलने नहीं चाहिए, कहीं यही घुल जाए आपस में।
with the each other so that form a two distinct layer which can be separated by separating funnel. उस funnel का नाम क्या होता है? Separating funnel. The organic solvent is later removed by distillation or by evaporation to get back the compound. क्लियर है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट इन द सेपरेटरी फनल एसओ जो भी दे रखा है. इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लो सॉल्युबल, अगर मान लो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो खुद ही मान लो आपके एक्वस लेयर में वो पानी में भी नहीं घुलना चाहता, जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसमें भी कहता है मैं कम कम ही घुलता हूं, तो आपको ये प्रोसेस बार बार करनी पड़ेगी. आपको थोड़ा सा सॉल्वेंट लिया तो 3-4 बार आगे, फिर थोड़ा और सॉल्वेंट लो, मतलब बार बार बनाना पड़ेगा. बार बार अरे बोलो, बार बार बनाने पे आ जाएगा. अरे बोलो, क्लियर है सबको? पक्का? तो सिंपल सी कहानी, हमें जब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि मान लो आपके पास क्या है बेटा, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इसमें कम आता हो तो उसे बार बार बनाना पड़ता है. इसको अपने लैंग्वेज मारवाड़ी में बोलते हैं मनवार का कच्चा. मनवार का, जैसे तुम कहीं पे घर पे जाते हो, तुम्हें कहता है बेटा कुछ खाओगे, तो तुम क्या कहते हो? नहीं 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 खाएंगे. देखिए तुम्हारे मन से तुम्हें कि 2 बार पूछो को मैं खा लूंगा. कई बार होता है ना कि 2-3 बार पूछो मैं खा लूंगा, पर पहली बार में नहीं बोलते हो, इसका मतलब तुम मनवार के कच्चे हो. मनवार के क्या हो? तुम्हें बार बार बोलना पड़ता है कि खाओ सा, फिर कहता है ठीक है खा लेता हूं. इसे क्या बोलते हैं? मनवार का कच्चा, जिसकी मनवार करनी पड़ती है, बार बार उसे मनाना पड़ता है. क्लियर है? तो सिंपल राजस्थान में ज्यादा होता है मनवार का कच्चा होना, बाकी कहीं पे मनवार के कच्चे बच्चे नहीं होते. क्लियर है? तो अगर मान लो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है कि वो मनवार का कच्चा है, मतलब वो घुलना नहीं चाहता ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी, तो हमें ये प्रोसेस बार बार करनी पड़ती है, बार बार करना पड़ता है. आजा भाई यार, आजा यार आजा, तो वो आ जाता है. इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस. क्या बोलते हैं बेटा? कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन. क्या बेटा? अच्छा ऐसा है क्या? इसलिए तुम्हें मनवारा कच्चा होना पड़ता है कि मम्मी कह देते कि तुम्हें घर पे मैं भूखा रखती हूँ, वहां कुछ खा लिया तुमने. तो कहते मम्मी मैं मनवार की कच्ची नहीं हूं. अगले ने इज्जत से पूछा तो खाना चाहिए. क्लियर है? और ये बहुत सिंपल सी बात है, ये एक अपने राजस्थान में बहुत सिंपल सा ही रहता है कि मनवार के हर कोई कच्चा ही मिलेगा. आप पहली बार पूछोगे तो मना ही करेंगे, आप 20-25 बार पूछो हाँ कर देंगे. ठीक है? चलो जी, अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा क्रोमेटोग्राफिकल. ठीक है?